नमस्कार दोस्तों। एट्थ पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के गठन के रिगार्डिंग मीटिंगें चल रही है और पुरानी जो मीटिंग थी उस मीटिंग के अंदर एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से टीओआर रखा गया। उस टीओआर के अंदर 15 मुद्दे रखे गए। बेसिकली टीओआर टर्म ऑफ रेफरेंसेस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 15 मुद्दे नहीं 15 मांगे हैं, कुछ बोल रहे हैं 15 मुद्दे हैं। एक्चुअल में ये 15 रेफरेंसेस है। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड ने ये बोला है कि ये 15 रेफरेंसेस हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। यानी कि हमने रेफरेंस दिया, हमने कोई तो चीज़ दी, उसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करेगी। या जो कमेटी बनने वाली है, जो भी लोग वहाँ पे बैठेंगे, उनको किस मुद्दों पे काम करना है, किस चीज़ पे काम करना है, वो तो उनको पता होना चाहिए। तो ये 15 मुद्दे रखे गए हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ एक मुद्दे जानने की कोशिश की। आइए इस वीडियो में हम कंप्लीट 15 के 15 मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। और यदि आप किसी मुद्दे के बारे में भी जानते हो तो आप भी हमें सुजेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एट्थ पे कमीशन की इनको टीओआर बोला जाएगा। जो ये 15 मुद्दे हैं, पहले पे रखा गया है कि जो 7th पे कमीशन था उसके अंदर 3 यूनिट फैमिली के बनाए गए थे। यानी कि 1 यूनिट 1 पर्सन, तो 3 यूनिट 3 पर्सन को फैमिली बना गया था। अभी इसके अंदर सुजेस्ट किया गया है कि 5 यूनिट को फैमिली बनाया जाए। कुछ लोग इसमें ये भी सुजेस्ट कर रहे हैं कि 5 नहीं 6 यूनिट फैमिली होना चाहिए। प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 यूनिट के अंदर या 5 यूनिट के अंदर किसको काउंट किया जाएगा, एक जो पर्सन जॉब कर रहा है वो और 2 उसके बच्चे। लेकिन बाद में मैंने कुछ एक वीडियोस देखी, उसके अंदर ये भी बताया गया है कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, ये 3 यूनिट फैमिली बनाई गई है। तो 5 यूनिट कैसे बनाया था? मैंने बनाया था एक पर्सन जो जॉब कर रहा है, फिर 2 उसके बच्चे और 2 उसके माता पिता। लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ 2 लोग ये हो गए, एक बच्चा हो गया और 2 पेरेंट्स हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे 5 यूनिट बनाया गया है। लेकिन अभी यहाँ पे जो 6 यूनिट है ये कैसे होगा? इसमें क्या 2 हस्बैंड वाइफ हो गए, 2 उनके बच्चे हो गए, 2 उनके पेरेंट्स हो गए। तो इस तरह से 6 यूनिट को फैमिली कंसिडर किया जाना चाहिए। ये कुछ लोग राय दे रहे हैं। लेकिन जो टीओआर है उसके अंदर 5 लोगों की फैमिली 8th पे कमीशन में रखा गया है, टीओआर में सुजेस्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसी के अंदर ही ये सब क्लोज या सब पॉइंट आप मान सकते हो कि डिसेंट एंड डिग्निफाइंग वेजेस कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए। यानी कि जो आज की कंडीशन है, आज के हालात है, जो करंट में चल रहे हैं, उसके हिसाब से कर्मचारियों को बेज भत्ते और अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है उसको रिस्टोर किया जाए। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी से मतलब समझ रहे हो, एनपीएस के अंदर 10% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूट हो रहा है और बताया जा रहा है कि यूपीएस के अंदर भी कर्मचारी का 10% कंट्रीब्यूट होगा अगर कोई यूपीएस चूज करता है। लेकिन जो ओपीएस थी उसके अंदर क्या था? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। हालांकि उसमें एक कंट्रीब्यूशन कर्मचारी अपनी मर्जी से करवा सकता था। तो आप यहाँ पे देखोगे डायरेक्टली ओपीएस की यहाँ पे मांग रखी गई है, जिसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, डायरेक्टली ओपीएस की डिमांड रख दी गई है कि ओपीएस यहाँ पे मुद्दा है हमारा कर्मचारियों का टीओआर के अंदर। नेक्स्ट है कम्यूटेड पेंशन जो है उसको किया जाए, जो 12 साल में है उसको यहाँ रिवाइव करने के लिए बोला गया है। ये भी ओपीएस का ही एक पार्ट है। 5 नंबर पे है 60 से लेके और 80 साल की एज पर जाकर के पेंशन रिवाइज होती है, जो कि बेसिक का 25% इंक्रीज होता है। इसके अंदर सुधार की बात बोली गई है कि इसमें सुधार किया जाए और हर 5 साल के बाद में इसको रिवाइव किया जाए। ये पेंशनरों के लिए स्कीम है जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि 20 साल के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो जाता है। तो हर साल 5 साल के अंदर चेंज होगा तो उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रखा गया FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस कर्मचारियों को दिया जाए, जो कि यहाँ पे 3000 पर मंथ सुजेस्ट किया गया है या रेफरेंस के अंदर दिया गया है। फिर है CGHS, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके अंदर एक तो सुझाया गया है कि इसको कैशलेस किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उनकी संख्या बढ़ाई जाए और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल उसके अंदर इंक्रीज किए जाएं, दिए जाएं और नंबर ऑफ हॉस्पिटल बढ़ाए जाएं। ये यहाँ पे मुद्दा रहने वाला है या टीओआर का हिस्सा है। नेक्स्ट 8th सीपीसी होने से पहले पुराने मुद्दों को क्लियर किया जाए, जो भी कर्मचारियों के पुराने मुद्दे हैं। नेक्स्ट है GDS जो ग्रामीण डाक सेवक है। एक्चुअल में क्या है, इनकी जो भर्ती हुई थी जब पुराने समय के अंदर, तो इनको किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या वैसे ही ले लिया, गवर्नमेंट के बेस पे इनको नहीं रखा गया था, कच्चे कर्मचारी के तौर पे रख दिया गया। बाद में जब इनको परमानेंट किया गया तो तब किसी की एज थी 45 साल, किसी की 43 साल, किसी की 50 साल, किसी की 52 साल। यानी कि कोई जब रिटायर हुआ तो 10 साल की सर्विस करके, कोई 12 साल की, कोई 15 साल की। तो इनको जो पेंशन है वो अच्छे से नहीं मिल पा रही है, तो इनको लिए इंक्लूजन किया जाए ताकि इनको ठीक ठाक पेंशन मिल सके। इसका भी मुद्दा यहाँ पे उठाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मर्जर ऑफ नॉन वायबल पे स्केल।
नॉन वायबल पे स्केल को मर्जर करने की बात चल रही है। मैंने पीछे भी आपको बताया था, इसकी एक आगे पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। उसमें लेवल 1 से लेकर 18 तक अभी 7th CPC के अंदर लेवल है, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ एक लेवल रिड्यूस कर दी जाए ताकि जो निचले स्तर के लेवल है उनको सैलरी अच्छी बन सके। तो इसमें कुछ लेवल मर्जर होने की बात चल रही है। CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और जो हॉस्टल सब्सिडी है, इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स किए जाते हैं, प्रोफेशनल में अगर कोई CA बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई मेडिकल करना चाहता है, और भी प्रोफेशनल कोर्स कई सारे होते हैं, तो इसके लिए भी हॉस्टल और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जो सुविधा है उसको कंसीडर किया जाए, ऐसा TOR के अंदर बताया जा रहा है। रेलवे एम्प्लॉय का जो रिस्क अलाउंसेज है, जो पहले पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, तो रिस्क अलाउंस के ऊपर बात चल रही थी, तो उसको अभी तक रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं किया गया है पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो उसको भी अभी यहाँ पे किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है जो पेंडिंग काडर हैं उनके रिव्यू को, प्रपोजल को उनको किया जाए, ये है। और नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट रेशो और रिवीजन ऑफ आर्टिशन स्टाफ। ये खास करके डिफेंस के हैं, तो मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूँ, तो ये डिफेंस के पॉइंट है। यदि कोई डिफेंस का पर्सन वीडियो देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ें क्या होती है, मैं इसको नहीं समझ पाया। इंटीग्रेशन रेशो और रिवीजन ऑफ आर्टिशन स्टाफ, ये डिफेंस के पॉइंट मेनली बताए जा रहे हैं। 8th CPC लागू होने से पहले 50% DA है उसको मर्ज किया जाए, और ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ है उसको किया जाए। यानी कि ये हो जाएगा जैसे इंटरिम होता है, अंतरिम, जिस तरह से अंतरिम बजट होता है, अंतरिम संविधान होता है, वैसे ही ये अंतरिम रिलीफ है जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो 50% DA मर्ज हो जाएगा, तो इसके ऊपर जो बेसिक बनेंगे उसके ऊपर जो नए अलाउंस भत्ते प्रोवाइड किए जाएंगे वो किया जाए, ऐसा TOR के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जम्पशन ऑफ रनिंग अलाउंसेस फ्रॉम इनकम टैक्स। रनिंग अलाउंस मेनली रेलवे के अंदर आपने देखा होगा मिलते हैं, जैसे लोको पायलट हो गए, ये गाड़ी गार्ड हो गए जिसको ट्रेन मैनेजर आजकल बोला जाता है, TT हो गए जो कि गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा टिकट को चेकिंग या एग्जामिनेशन करने का काम करते हैं, तो इन लोगों को रनिंग अलाउंस मिलता है। और भी बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिनको रनिंग अलाउंस मिलता है। तो इस अलाउंस को, ये रनिंग अलाउंस है, तो इस अलाउंस को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया जाए, ये TOR के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों ये मुख्य मुद्दे TOR के जितने मैं यहाँ पे समझ पाऊँ हूँ, आपके सामने सारे मुद्दे मैंने लाने की कोशिश की। ये हैं मुद्दे, अच्छे मुद्दे यहाँ पे उठाए गए हैं। और जो पहला मुद्दा है उसके अंदर शायद थोड़ा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 5 यूनिट के बजाय फैमिली 6 यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हो पेरेंट्स की केयर नहीं करते हैं बच्चे, और खुद ही गवर्नमेंट पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रही है, तो एक यहाँ पे अच्छा मैसेज जनता के सामने नहीं जा रहा है। हस्बैंड, वाइफ, 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स, 6 लोगों की फैमिली होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस वाले TOR पे ज़रूर काम करेगी। जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी या जो भी 8th पे कमीशन की कमेटी बैठने वाली है वो इन मुद्दों पर काम करेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की। तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो अभी का विषय नहीं है, अभी का विषय है TOR। हमने हमारी रेफरेंसेस दे दी, इन मुद्दों पे आपको काम करना चाहिए। अभी सारा सलाह मशवरा किया जाएगा, और भी मीटिंग होंगी और कई सारी मीटिंगें अरेंज करवाई जाएंगी। हर एक राज्य सरकार के साथ मीटिंग होगी, फिर हर एक राज्य सरकार के सुझाव के बाद यहाँ पे जो एंड के अंदर है कर्मचारियों की या यूनियन की मांग आएगी, और फिर आएगा फिटमेंट फैक्टर। ये चीज़ें यहाँ पे मांग और फिटमेंट फैक्टर एक साथ चलने वाले हैं। अभी तो TOR के ऊपर बातें चल रही है। ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।